नमस्कार। हमारे चैप्टर टेस्ट डिस्कशन की इस कड़ी में बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि है सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मोशन। नया चैप्टर है, इसमें भी टोटल 45 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपके हाथ में चैप्टर टेस्ट का पेपर होगा, आप उसके सवाल को देखिएगा और 1 बाय 1 करके अपन इन 45 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तुरंत बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 पे। पहला सवाल बहुत ही आसान है। इन द HCl मॉलिक्यूल सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम। HCl का एक मॉलिक्यूल है, दोनों आइटम के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है आपको सवाल में? 1.27 एंगस्ट्रॉन। बहुत बढ़िया भाई साहब। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर, सब जानते हैं। द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम अज्यूमिंग द क्लोरीन एटम टू बी 35.5 टाइम ऑफ द मास। माना कि हाइड्रोजन एटम का मास m है, तो ये वाले आइटम का कितना हो जाएगा? 35.5 m। और हमें ये पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास का हाइड्रोजन एटम से कितनी दूरी होगी। तो भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास इसके पास में कहीं यहाँ पे होगा। टोटल दूरी को मैंने r बोल दिया है, माना कि ये r1 है और ये वाली दूरी r2 है। यहाँ पे कौन है? सेंटर ऑफ मास है। हमें किसकी तलाश है? हमें सेंटर ऑफ मास की हाइड्रोजन एटम से दूरी की जरूरत है सवाल में, तो हमें r1 की तलाश है। r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपन सीधा जानते हैं। r1 की वैल्यू ये मान लीजिए कि m1 आपको m दिया हुआ है, m2 आपको कितना दिया हुआ है? 35 इंटू m। तो r1 चाहिए तो अपन क्या कर देंगे? m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r। अब आप ध्यान से देखें तो m2 आपके पास कितना हो गया है? 35.5 m डिवाइडेड बाई m प्लस 35.5 m इंटू जो टोटल फासला है वो कितना है? 1.27 एंगस्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 35.6 डिवाइडेड बाई 36.5। 35 में से 1 निकालिए, 35.5 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 1.27। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.24 एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये काफ़ी क्लोज होगा किसके? क्लोरीन के। हाइड्रोजन से दूर रहेगा क्योंकि इसका मास जो है काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो एक आसान सा सवाल है, इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज़, बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है। अपन जानते हैं कि माना कि ये m1 है और ये m2 है और बीच का फासला मान लीजिए d है। सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहेगा। ये दूरी r1 हो, ये r2 हो, तो r1 हमारे लिए आता है m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू डी। और उसी तरह से r2 को अपन क्या लिख सकते हैं? m1 d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एक बहुत आसान सी चीज पे बेस्ड सवाल था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो इसका आंसर आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? सी में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। 2 kg बॉडी एंड 3 kg बॉडी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। दो बॉडी है, एक आइटम, इसका मास 2 kg, दूसरे वाले का आइटम का मास है 3 kg। दोनों एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट 2 kg हैज ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार दी हुई 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी रफ्तार दी हुई है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया भाई साहब। और आपसे क्या पूछा है? द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट दैट इंस्टेंट। तो बहुत ही आसान है जी। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए? 2 प्लस 3 5, जो कि हो जाएगा 6। 12 बाई 5, 12 बाई 5 करेंगे तो कोई कितना आंसर आता हुआ हमें दिखाई देगा? ये अपना आ जाएगा 2.4। 2.4 कहीं आंसर दिखाई दे रहा? ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन सा ऑप्शन आता हुआ दिखाई देगा अपने को? डी ऑप्शन में लिखा हुआ नन ऑफ दीज। उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो एक आसान किस्म का सवाल है, हर किसी से हो गया होगा ये। थर्ड पे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। अच्छा, CO मॉलिक्यूल है, C यहाँ पे, O यहाँ पे, बीच में बॉन्ड मान लिए हैं और बीच की दूरी आपको दी हुई है 1.1 एंगस्ट्रॉम। बहुत बढ़िया भाई साहब। इवन द मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 AMU एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 16 AMU। मतलब मान लो कि 1 AMU को मैंने क्या मान लिया है? m मान लिया। तो ये आइटम अपने पास जो कार्बन वाला है वो 12 m हो जाएगा, ये 16 m हो जाएगा। हमें क्या करना है भाई साहब? हमें ये पता करना है कि कार्बन एटम से सेंटर ऑफ मास की कितनी दूरी है। तो मान लीजिए कि भाई सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहेगा, लॉजिकली ये लग रहा है कि इसके थोड़ा पास में रहेगा। ये वाली दूरी r1 है,
ये वाली दूरी R2 है, हमें R1 की तलाश है। R1 हमारे लिए कितना हो जाएगा 16m डिवाइडेड बाई 12m प्लस 16m इंटू टोटल दूरी 1.1। तो m से m कट जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 तो 28 इंटू 1.1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 0.63 एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन में था कार्यक्रम तो एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो ये कार्बन एटम से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी रहेगी 0.63 एंगस्ट्रॉन, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगी। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ये भी कोई बहुत ही मतलब बहुत इजी टाइप का सवाल। चलते हैं तुरंत आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द वेलोसिटी ऑफ 3 पार्टिकल्स 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम। 20 ग्राम वाले आइटम की रफ्तार आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई साहब 10 IKF। और 30 ग्राम वाले आइटम की वैल्यू दी हुई है आपको 10 JKF। और वहीं पे एक और है 50 ग्राम का आइटम है, इसकी रफ्तार आपको दी हुई है 10 KF। और आपको क्या पता करना है इनके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार। तो अपन जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। जस्ट वैल्यू रख दीजिए भाई साहब 20 इंटू 10 IKF प्लस 30 इंटू 10 JKF प्लस 50 इंटू 10 KKF डिवाइडेड बाई 20 प्लस 50 100 हो जाएगा टोटल कार्यक्रम। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर से 200 IKF 300 JKF प्लस 500 KKF डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 IKF 3 JKF प्लस 5 KKF आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। तो ये भी एक बहुत आसान किस्म का सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फिफ्थ वाले में आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट टाइप का आइटम दिखाई दे रहा है और आपसे पूछा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये y एक्सिस दिया है, ये x दिया है, ये हाइट को h दिया है और ये वाली दूरी को b दी है। और आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये पूरा आइटम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहेगा। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें ये हाइट मिल जाए तो सेंटर ऑफ मास की ये बेस से दूरी होती है h/3। तो अगर आप ध्यान से देखिए अगर मैं इसको बेस कंसीडर कर लूँ तो सेंटर ऑफ मास की यहाँ से दूरी क्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए h/3। और अगर ये वाला बेस कंसीडर कर लूँ तो क्या होगा b/3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे b/3, h/3। ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई देगा ऑप्शन 3 में सी में। उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो बहुत आसान सा है भाई साहब, इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 6 two bodies of mass 2 kg and 4 kg moving with velocity this respectively along the same direction, then the velocity of their center of mass। बहुत आसान सा सवाल। 2 kg वाला आइटम है और एक 4 kg वाला आइटम है। ये किधर की तरफ जा रहा है 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या होगी, तो बड़ा आसानी से आप बोल पाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है, ज़रा वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। ये आइटम हो जाएगा 4 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि ये आइटम आ जाएगा अपने पास 44/6, जो कि आ जाएगा 22/3। तो 7 या 21 7 से थोड़ा सा ज़्यादा जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको 7.3 मीटर पर सेकेंड आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगी। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो बहुत एक आसान किस्म का सवाल था ये भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे 7 पे। फोर पार्टिकल्स m 2m
3m 4m are arranged in a corner of parallelogram with each side a one of the angle between two adjacent sides 60 degree. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हमें सवाल में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ऐसा, जिसकी भुजा की लंबाई a है, बहुत बढ़िया, a मास यहाँ पे रखे हुए हैं, ये वाला मास m है, ये वाला मास 2m है, तीसरा वाला मास कितना है 3m है, और चौथा वाला मास आपको दिया गया है 4m। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, बढ़िया भाई साहब। देन द सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा पता कर लेंगे, इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट पता करना है तो हमें ये लेंथ पता करनी होगी, ये लेंथ पता करनी होगी। ये वाली लेंथ आ जाएगी a cos 60 डिग्री, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी a sin 60 डिग्री। a sin 60 डिग्री करेंगे तो a √3/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा a/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a/2, √3a/2 हो जाएंगे। इसमें बहुत कोई तगड़ी चीज़ नहीं। आइए पता करते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या हों। अगर आप ध्यान से देखें तो हाइट तो यही रहेगी a√3/2, और ये वाली दूरी कितनी है a/2 है। यहाँ से यहाँ तक a हो गया है, प्लस a/2 कर दीजिए, तो ये आइटम आ जाएगा 3a/2 और √3a/2। सबके कोऑर्डिनेट पता लग गए। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मुझे प्राप्त करने हैं। मेरे लिए x u m की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 x1 यानी कि m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a/2 प्लस 3m इंटू 3a/2 प्लस क्या हो जाएगा 4m इंटू a डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। तो यहाँ से मुझे x u m प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y u m की बात करूँगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा m इंटू 0 m1 y1 प्लस 2m इंटू √3a/2 3m इंटू √3a/2 4m इंटू y कोऑर्डिनेट 0 है डिवाइडेड बाई टोटल मास जो कि m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, ये वैल्यू आ रही है आपके पास 0.95a और ये वैल्यू आ रही है √3/4a। तो ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं था, बेसिकली आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 8th पे। Three identical metal ball, each of radius are placed touching each the horizontal surface. Equilateral triangle बना दिया भाई साहब। When centers of three balls are joined, the center of mass of the system. चलिए 3 बॉल रखी हुई है, एक ऐसे, दूसरी वाली ऐसे, और सबका रेडियस जो है r है। तो बहुत बढ़िया, इनके सेंटर को जोड़ेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा जिसकी हर एक साइड की लंबाई 2r हो जाएगी। तो इनका सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ पे रहेगा भाई साहब, ट्राइंगल की सेंट्रॉइड पे। बोल रहा है कि कहाँ रहेगा, द सेंटर ऑफ मास सिस्टम इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टल सरफेस, सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द एनी टू बॉल। नहीं पे एनी टू पे क्यों रहेगा, यहाँ थोड़ी रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, हाँ आप अगर इनकी मीडियन ड्रॉ कर देंगे तो वो जो है इससे पास होगा भाई साहब सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ रहेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन आपको डी आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, 9 पे। Two bodies of different mass 2 kg and 4 kg moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईच अदर। बहुत बढ़िया भाई साहब, 2 आइटम है, एक का मास 2 kg, एक का मास 4 kg। ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, दूसरी वाली 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, लेकिन एक दूसरे के सामने जा रही है। तो इधर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास।
चलिए आओ पता करते हैं। इधर की डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव मान लिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे लिए क्या हो जाएगी 2 इंटू 20 प्लस 4 इंटू ये वेलोसिटी, उधर को पॉजिटिव माना तो ये वाला -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, तो 40 माइनस 40 का सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए। 0 मीटर पर सेकेंड रफ्तार आती हुई दिखाई देगी, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है। टिक कीजिए और आगे बढ़िए, एक आसान किस्म का सवाल। चलिए बढ़ते हैं 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10। 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इनिशियली रेस्ट में थे। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। और वो चलना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम t। अच्छा, जब उनके बीच का फासला r हो जाए, मतलब ये भी इधर स्टार्ट करेगा, ये भी स्टार्ट करेगा। जब ये मान लो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, दोनों के बीच का फासला अब r हो गया है, तो अब बोल रहा कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या होगी। अब 0 रहनी चाहिए ना भाई। जैसे मान लीजिए कि इसके शुरू में रफ्तार 0 थी, इसके शुरू में रफ्तार 0 थी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 से आगे इनिशियल रफ्तार तो 0 आ गई। अब सेंटर ऑफ मास की रफ्तार तभी चेंज होगी जब क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या है अपने पास, एक्सटर्नल जो नेट फोर्स है वो 0 है। इसका मतलब क्या है, dVcm डिवाइडेड बाई dt, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वो कांस्टेंट, जो भी ये कांस्टेंट है। और अगर वो पहले 0 थी तो हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल पे। टी शेप का ऑब्जेक्ट है भैया, बहुत बढ़िया, बना लो। ये ले, जीब ले, ये लंबाई L, लंबाई 2L, बहुत बढ़िया। फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द पॉइंट P पे लगा रहे हैं। अच्छा, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ कहीं फोर्स F लगा रहे हैं, जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं वो बिंदु P है, बहुत बढ़िया। हैज द, अच्छा बोल रहे हैं कि ये आइटम के में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही हो रही है ये फोर्स लगाने। तो हमको एक बात समझ में आ गई, तुम फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे लगाए हो। क्यों? क्योंकि तुम अगर कहीं और लगाते तो उसका टॉर्क आता, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पे ही लगाए हो तो कोई टॉर्क आने वाला नहीं है। इसका मतलब हमको ये पता करना है कि भाई ये है। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C, मतलब ये वाला फासला पता करना है। अब तो सीधी सी बात है कि इस पूरे आइटम के सेंटर ऑफ मास की C वाले पॉइंट से कितनी दूरी है, यही तो पूछा है ना जी। क्योंकि ये वाले फोर्स को अपन को सेंटर ऑफ मास पे ही लगाना पड़ेगा, कहीं और लगाएंगे सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क आएगा, तो ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी करेगा। लेकिन सवाल में बोला है कि फोर्स F को इस तरह से लगाइए कि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रही हो। इसका मतलब F कहाँ लगना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे लगना चाहिए। ये आइटम का मास और यूनिफॉर्म दिया है टी शेप ट्रांसलेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला आइटम जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे होगा। और इस यहाँ से लेके यहाँ वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये है इसका मास मैंने अगर m मान लिया, इसकी लेंथ 2L है, क्योंकि यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, इसका मास 2m नहीं हो जाएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें और यहाँ कहीं C रहेगा, ये दूरी L है, ये दूरी क्या है, L है। अब ये सेंटर ऑफ मास जो है 2m और m के बीच में, माना कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे कहीं है। ये वाली दूरी को मैं d बोल देता हूँ। मुझे सवाल में क्या निकालना है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यानी कि L प्लस d निकालना है। तो आइए पहले d पता कर लेते हैं। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू, टोटल दूरी L है भाई साहब, तो यहाँ ये वाली दूरी पता करनी है। तो आप क्या कर देंगे, m इंटू L डिवाइडेड बाई टोटल मास की कितना है, m प्लस 2m, तो ml डिवाइडेड बाई 3m की कितना आ गया है, l बाई 3 आ गया है। आपको किसकी तलाश, आपको l प्लस d की तलाश, l बाई 3, टोटल आंसर आ जाएगा 4l बाई 3। मतलब जो है यहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी हो जाएगी
4l/3 क्या इसी की तलाश थी? यस, ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगा, टिक कर और आगे बढ़। मतलब कुल मिला के ये पता करना था कि सी वाले से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे। तो एक आसान किस्म का सवाल ही था। चलिए बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 टू स्पेयर ऑफ मास 2m एंड m आर इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा भाई साहब, दो गोले, एक गोला यहाँ पे और एक गोला यहाँ पे, मास कितना है? इनका 2m है, इनका m है भाई साहब। बीच का फासला कितना है? r दूरी है बीच में, बढ़िया। दे ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसने इससे प्रेम किया, इसने इसको प्रेम किया, दोनों ने आपस में एक दूसरे को बुलाया, तो इनका मन हुआ कि भाई आओ मिल लेते हैं। तो जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। दे आर एट सेपरेशन, मतलब जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो अब बढ़ते बढ़ते कहीं यहाँ पहुंच गया होगा ये, और ये यहाँ पहुंच गया। अब फासला इनके बीच का कितना हो गया है? r/2 हो गया है। चलिए, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी, हमने कहा लाला ये सब यहाँ बोले r/2 हो कि r/4 हो जाए, हमको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? Fnet इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे को सिस्टम लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? 0। सेंटर ऑफ मास की कोई एक्सेलरेशन नहीं है भाई, सेंटर ऑफ मास की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुरू में अगर इसको रिलीज किया इनिशियली तो 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास जहां कहीं भी होगा वहीं पे बैठा है, बस ये लोग दोनों आ रहे हैं। और जब मतलब पहुंच जाएंगे तो वो दोनों लोग चल के कहाँ पहुंच जाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा है। मतलब हमें क्या पूछा है? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, तो 0 होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ऑप्शन ए में दिखाई देगा, टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 13 पे। प्योर मेडिकल लेवल के सवाल है सारे 13। Masses 8 kg, 2 kg, 4 kg are placed at the corner ABCD of a square of diagonal 80 cm. Distance of center of mass from A will be। हाँ तो भाई ऐसे ही पूछे जाते हैं, हम क्या करें। 8 kg बढ़िया, बस 2 kg, 4 kg, 2 kg, और क्या पूछा है? डायगोनल जो है वो 80 सेंटीमीटर दिया है, बहुत बढ़िया। ये जो डायगोनल की लंबाई है वो हमको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और हमें क्या पता करना है? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए विल बी। ए कौन सा है? उसको ए ले लो, ए, फिर 2 kg है ना, उसको बी बोल दीजिए, ये सी है और ये डी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले आइटम को एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ, लाइन को, ये वाले को वाई मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता है 0,0, बाकी ये कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो मैं क्या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता कर लूँगा। मान लीजिए कि भाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x, y, तो मुझे अगर इससे दूरी निकालनी होगी r, तो मेरे लिए ये जो दूरी होगी वो √x² + y² तो हो जाएगी ना भाई साहब। तो मुझे ये तो ओरिजिन ले लिया है मैंने, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट x, y निकाल लो। x, y निकालने के लिए मुझे बाकी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो मुझे क्या दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर है ना भाई साहब, कि रेक्टेंगल है। और स्क्वायर, चलिए ये वाली भुजा मान लीजिए ए है, ये वाली भुजा ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा जी? a√2 = 80 दिया है ना भाई साहब, तो a की वैल्यू हो जाएगी 80/√2, तो ये 40√2 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 40√2,0। कोई बहुत तगड़ी चीज सिखा रहे हैं? नहीं सिखा रहे हैं। ये वाले आइटम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये भी तो यही रहेगा ना जी, तो ये 40√2 आ जाएगा। ये आइटम का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता करना है तो वो आपका x हो जाएगा 40√2, y भी हो जाएगा 40√2। तो आपसे x और y नहीं पता कर सकते। x की वैल्यू क्या होगी जरा ध्यान से बताएं, 8 × 0, बहुत बढ़िया भाई साहब, 2 × 0, 4 × 40√2 डिवाइड प्लस 2 × 40√2, ठीक है, सारे हो गए ना। 1 2 8 × 0 कर दिए, 2 × 0 कर दिया, प्लस 4 × 40√2 प्लस 2 × 40√2 डिवाइडेड बाई, सबको जोड़ दीजिए जी,
2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 8 और 8 16 किलो, ये अपना x मिल गया भाई साहब। सिमिलरली y पता कर पाइएगा, y को आप पता करेंगे तो क्या करेंगे, 8 इंटू 0, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है 40√2 है, 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट बोलिए जरा 40√2, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 है भाई साहब, ठीक है ना, हो गए ना 1 2 3 4। चलिए डिवाइडेड बाई टोटल 16 कर दीजिए, एक्स और वाई मिल जाएगा। फिर अगर ये को एक्स और वाई मिल जाए, एक्स और वाई मिलना कोई टफ चीज नहीं, ये दोनों 0 हो गए और ये हो गए 40 इंटू दिस और ये 2, तो 6 इंटू टोटल कार्यक्रम हो जाएगा 6 इंटू 40√2 डिवाइडेड बाई 16, एक आइटम ये हो गया है और ये वाले में कितना है 2 और ये 2, ये भी आपके पास कितना आ रहा है 6 इंटू 40√2 डिवाइडेड बाई 16 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो r चाहिए होगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, ये दोनों और दोनों सेम सेम सा आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले को मान लो x है तो ये वाला भी तो x ही आ रहा है ना जी, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो √2x आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो √2 और x की वैल्यू क्या है 6 इंटू 40√2 डिवाइडेड बाई 16 है, तो √2 और √2 हो गए 2, है ना, 2 से इसको काट दीजिए कितना हो गया 8 हो गया, 8 पंजा 40, 6 पंजा 30, ऐसा कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन ठीक किया होगा दिखाई देगा, हाँ 30 आ रहा है, ठीक कैलकुलेशन किए हैं, तो कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ये बी में दिखाई देगा, बी को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल था, हल्के में ना ले, मतलब मेडिकल में आता है यही सब। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 पे। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, रॉड है ऐसा, उसकी लंबाई आपको कितनी दी हुई है 3 मीटर, और उसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो लेमडा इस तरह से वेरी कर रही है 2 + x kg पर मीटर, बहुत बढ़िया। देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी, लो जी ये ठीक ठाक हो गया, मान लो सवाल, ये x एक्सिस हो गई, तो यहाँ x = 0 होगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन जानते हैं कि भाई साहब डरने वाली कोई बात नहीं, अपन जानते हैं कि x dm का इंटीग्रेशन अपॉन dm यही तो आता है ना x u m, तो यहाँ से r x दूरी पे चले जाइएगा, यहाँ से x दूरी पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई क्या है dx, इसका मास क्या होगा dm, क्या dm बता पाइएगा, dm बता कर पाएंगे ना, लेमडा इंटू क्या कर देंगे dx, लेमडा की वैल्यू क्या है 2 + x इंटू dx। अब अगर आपको ध्यान से देखें तो ये dm वाले का, dm एक पॉइंट मास है ना जी, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा और उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x, 0, तो dm मास वाले के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखते हैं, तो आप इसका सेंटर ऑफ मतलब dm वाले का x ही हो जाएगा, तो हमें x u पूरे की चला से, तो x हमारे लिए x ही हो गया और dm की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + x, सॉरी ये dx था, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm का 2 + x dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है हमको भाई, x जो है हमारा 0 से लेके l तक जा रहा है 3 मीटर तक, 0 से लेके 3, 0 से लेके 3। अब अगर अपन ध्यान से देखें ना तो पहला आइटम लिखा हुआ है 2x, क्या लिखा हुआ है 2x, फिर लिखा हुआ है x², इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई dx, नीचे क्या लिखा हुआ है सिर्फ मतलब जो है इसमें 2 + x ही लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, तो 2x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2, तो 2 से 2 निपट गया है, x² रह जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्या बोलते हो, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² है तो x की पावर 3/3 है, तो x की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 की पावर 3 होती है 27/3, तो 9 ही हो गया है भाई साहब ऊपर वाला, डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2 इंटू एक्स और x की वैल्यू डाल दी 3, तो ये आइटम 6 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2, अपर लिमिट डाल दीजिए तो 9/2 आ गया, x² / 2 यानी कि जो आपके पास आ जाएगा 9/2, ऊपर 18 हो गया है, नीचे आप देखिएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, 6 2 12, 12 और 9 21 हो गया है ना। चलिए भाई साहब 36/21
देखिए ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ 3 से काट दीजिए, 12 तिया 36 और 7 तिया 21, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा आपको दिखाई देगा ऑप्शन बी में। टिक कीजिए और आगे बढ़िए भाई, ये बहुत तगड़ी चीज नहीं, ठीक ठाक सवाल है मेडिकल के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल, फोर बॉडीज ऑफ इक्वल मास स्टार्ट मूविंग विद सेम स्पीड एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही रहेगा। देखिए जरा ध्यान से कैसे आइटम बनाए हुए हैं चार। इधर एक बॉडी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए भाई साहब इक्वल मास है, मतलब सबका मास m ले लो, ठीक है। हर कोई मूव कर रहा है, तीर बनाए हुए हैं, किधर मूव कर रहा है ये। बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो अपने को मतलब जो है सिमेट्री से ये पता लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, है ना। आपसे बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट ओरिजिन। बोल रहा है कि सी और डी मूव कर जाएं। सी किधर मूव कर रहा है, पहले ए बी सी मार्क कर लीजिए, कौन सा ए है कौन सा बी है। तो ये ए है भाई, और ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला डी है। चलिए देखिए जरा, ए एंड सी, ए किधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, और सी वाला किधर जा रहा है, उधर। मतलब पहला वाला देखिए सी एंड डी, पहले वाले में सी एंड डी, सी मूव कर रहा है इधर, और डी भी किधर मूव कर रहा है उधर। तो अगर ये दोनों इधर मूव कर गए तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसक जाएगा ना जी। तो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास किस वाले केस में ओरिजिन पे रहेगा। अरे जब खिसक जाएगा तो ओरिजिन पे थोड़ी रहेगा, अभी ओरिजिन पे, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा बोल रहा है ए एंड बी, हाँ ए ये वाला है और बी कौन सा वाला है, बी ये वाला। अगर ये दोनों पास में आ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, नीचे नहीं आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इधर और ये इधर, सेंटर ऑफ मास इसके क्लोज आ जाएगा, तो ओरिजिन पे तो नहीं रहेगा। फिर बोल रहा है कि ए एंड सी, ए एंड सी अगर ये इधर मूव करे और ये इधर मूव करे, ये जिधर भी मूव करेंगे, मान लो कि ये पहले इस डायगोनल पे, थोड़ी देर बाद में चलने के बाद में इनकी पोजीशन ये हो जाएगी, तो ये मिड पॉइंट जो होगा वो यही रहेगा ना जी। थोड़ा फोटो में मान लो ये बड़ा बन गया है, छोटा बन गया है, तो जो मिड पॉइंट रहेगा ये वाली लाइन का, वो हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा। और मास दोनों का इक्वल है m और m, तो अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा मिड पॉइंट पे ही रहेगा। और मिड पॉइंट हमेशा इस वाले केस में कहाँ रहेगा, ओरिजिन पे। तो मतलब सेंटर ऑफ मास फिर मूव नहीं किया ना भाई, ओरिजिन पे ही रहा ना। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, मतलब सी तो सही निकल गया है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, बी एंड डी। बी कौन सा वाला आइटम है, बी ये वाला आइटम है, और डी कहाँ है, ये दोनों इधर चले गए तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर ओरिजिन पे नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपका सही आंसर कौन सा होता हुआ दिखाई देगा, सी होगा। सी को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं 16वें पे। थ्री आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ मास 1 kg केप्ट एज शोन इन द फिगर टचिंग ईच अदर। माहौल कुछ ऐसा है, y एक्सिस x एक्सिस, तीन आइडेंटिकल स्पेयर रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। हर एक का मास 1 kg, बहुत बढ़िया, 1 kg 1 kg। और सेंटर उनके हैं P, Q एंड R पे, बहुत बढ़िया। इफ देयर सेंटर ऑफ मास P, Q, R रेस्पेक्टिवली, देन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम P, मतलब इस पूरे आइटम का सेंटर ऑफ मास का दूरी P से क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्पेयर का सेंटर ऑफ मास P पे हुआ, ये वाले का Q पे हुआ, ये वाले का R पे हुआ। P और R दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, Q पे, क्योंकि मिड पॉइंट वही है, और Q का खुद का Q पे। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, Q पे। तो हमें अल्टीमेटली ये दूरी पता करनी है सवाल में। माना कि ये वाली दूरी क्या है, D, तो हमें ये D प्राप्त करना है। अगर ये दूरी D होगी तो ये भी दूरी D होगी, क्योंकि सिमेट्री है दोनों साइड। अगर आप ध्यान से देखें तो अब अपन ऑप्शन पे चले जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है PQ प्लस PR प्लस QR डिवाइडेड बाई 3। PQ हमारे पास कितना हो जाएगा, D। PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2D, और QR की वैल्यू D डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3। तो ये कार्यक्रम हो गया 4D बाई 3। बट रियलिटी में हमारी ये दूरी कितनी होनी चाहिए थी, D के बराबर होना चाहिए था, तो 4D बाई 3 ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन बी पे चलते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, PQ प्लस PR डिवाइडेड बाई
3। पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी डी, पी आर की वैल्यू 2d डिवाइडेड बाय 3, 3d बाय 3। ओहो डी आ गई। सेंटर ऑफ मास के पीछे दूरी कितनी होगी डी होगी। तो ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। एकदम घोंसू किस्म का सवाल। चलते हैं 17 पे। The ladder is leaned against a smooth wall. It is allowed to slip frictionless floor. Which figure represent the मतलब सेंटर ऑफ मास के मोशन को कौन सा सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए भाई साहब, वैसे तो इसमें बहुत बेहतरीन सवाल बनाए जा सकते हैं यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें बोला है कि सेंटर ऑफ मास का पाथ कौन सा वाला होना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि भाई साहब अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल पाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल पाएंगे। माना कि ये N1 है तो ये क्या है N2, और नीचे की तरफ mg पाएंगे। इसमें कोई दोहराए नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि दोनों ही साइड स्मूथ है। तो आप पाएंगे कि x में भी फोर्स है और y में भी फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास आगे भी चलेगा और नीचे भी जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि भाई साहब एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे जा रहा है, ऑप्शन सी में, वो कभी हो ही नहीं सकता है ना। और अगर अपन बहुत अच्छे से देखें तो ये वाले पॉइंट की रफ्तार होगी इस डायरेक्शन में और ये वाले पॉइंट की रफ्तार होगी इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस रफ्तार पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ऐसा आएगा, और ये वाले पॉइंट की रफ्तार पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ऐसा होगा। तो यहाँ से एक ऐसी एक्सिस पास होगी, इस एक्सिस को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये बॉडी रियलिटी में कर क्या रही होगी, ये बॉडी ग्राउंड की फ्रेम में क्या कर रही होगी, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी की मोशन की ऑब्जर्वेशन करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ घूम रही होगी। तो ये सेंटर वाला पॉइंट क्या कर रहा होगा, माना कि ये दूरी r है, ये मेरे रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है कि नहीं है। ये मेरे लिए सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ये वाले पॉइंट के अबाउट। तो ऐसा कौन से पॉइंट में होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मेरे लिए होता हुआ दिखाई दे। ऑप्शन ए में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे, हाँ, तो इस बॉडी का हर एक मतलब ये वाला पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट इलेक्ट्रिकल पाथ में चल रहा होता है। वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। क्या इतना टफ हमें पूछा ही नहीं है। हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द ट्रेस ऑफ मोशन ऑफ इस सेंटर ऑफ मास। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। Two particles x and y initially at rest start moving toward each other under mutual attraction. If any instant the velocity of x is v and y is 2v, velocity of center of mass. जरा ध्यान से देखो, दो पार्टिकल है x एंड y, ये पार्टिकल x मान लिया और ये पार्टिकल y, दोनों म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मूव करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलते चलते पता नहीं कहीं यहाँ पहुँच गए और एक की रफ्तार v हो गई, दूसरे की 2v हो गई। तुमसे पूछा कि सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या होगी, तो मैंने कहा वाला ये जो अभी मूव कर रहे हैं ये इंटरनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इनिशियली इन दोनों की रफ्तार 0 थी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, 0। और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो भले इनकी रफ्तार कितनी भी हो जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास आज भी रेस्ट पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार होगी 0, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई देगी। टिक कीजिए और बढ़ जाइए आगे। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पे। एक बैट दिया हुआ है और उसको काट दिया गया है। क्रिकेट बैट इज गट इन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे इस तरह का ये आइटम है और इसको यहां से कट किया है और बोला क्या गया है आपको कि क्रिकेट बैट इज कट एट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब यहां कहीं इसका क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ मास रहा होगा। द टू पीसेस विल हैव सेम मास। मैंने कहा लाला अगर सेम मास होता तो मिड पॉइंट पे होता, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट भारी रहा होगा, ये वाला पार्ट हल्का रहा होगा, क्योंकि जो भारी रहा होगा उसके बगल में आया है सेंटर ऑफ मास। तो पहला गलत हो गया। द बॉटम पीस विल हैव लार्जर मास। मैंने कहा हाँ जी इसका मास ज्यादा रहा होगा तभी तो इसके पास में आया सेंटर ऑफ। हैंडल पीस विल हैव लार्जर मास। नहीं बी सही है, सी गलत है।
और ए भी गलत। द मास ऑफ हैंडल पीस इज डबल दैट ऑफ मास ऑफ बॉटम ये थोड़ी बोल सकते हैं मास ऑफ हैंडल पीस इज डबल, तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा मास तो किसका ज्यादा होना चाहिए, ये वाले पार्ट का ज्यादा होना चाहिए। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे अपन। कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल मास m1 m2। दो आइटम है भाई साहब अपने पास, m1 एंड m2। If the particle m1 is pushed toward the center of mass through a distance d, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाले को इसकी तरफ मूव किया d से। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। By what distance should be the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of original position, मतलब बोल रहा है कि इसको कितना चलाया जाए, तो हम बोल दिए कि भाई इसको x चला लीजिए। अच्छा इधर क्यों ला रहे हैं, अरे मान लिया इधर x मान लिया, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, जो माना वो सही है, नेगेटिव हो गया तो चल। और बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसकी पोजीशन में, तो हम जानते हैं कि भाई साहब XUM हमारे लिए होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल्टा XUM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले सवाल में डेल्टा XUM 0 है, मतलब सेंटर हमने कुछ परिवर्तन इसमें किया, कुछ परिवर्तन इसकी पोजीशन में किया, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये m1 डेल्टा x1, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, m1 का डेल्टा x1 कितना है d। चलिए भाई साहब, और अगर आप ध्यान से देखें तो m2 वाले का क्या हो जाएगा m2, और इधर की तरफ x है तो उसको क्या ले लेंगे माइनस x डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कार्यक्रम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m2x मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू डी, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए m1d डिवाइडेड बाई m2। कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, ऐसा आपको दिखाई देगा ऑप्शन बी में। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई साहब तो एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 पे। 21 में क्या है जरा देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। दो पार्टिकल है जिनका सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ भावनाएं व्यक्त की गई है, आपको बोला गया कि कौन सी वाली गलत गलत है। चीजिए तो देखते हैं। द सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल मिडवे बिटवीन देम। बोल रहा है कि इसकी मिड पॉइंट पे होगा। अबे हमको थोड़ी पता है कि m1 और m2 बराबर है, m1 और m2 बराबर नहीं हुए तो मिड पॉइंट पे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया है, मतलब ऑप्शन ए गलत है। बहुत बढ़िया भाई साहब, 2 पे चलते हैं। तो हमें गलत की तो तलाश थी ना, मतलब हमारे लिए आंसर हो गया ये। द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मास। देखो लाला, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे रहेगा, ये वाली दूरी r1 ले लेता हूँ, ये वाली दूरी r2। मेरे लिए r1 रहेगा m2, टोटल दूरी मान लीजिए कि r है, m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और उसी तरह से जो r2 रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी m1r अपॉन m1 प्लस m2। इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि m2r डिवाइडेड बाई r1 मस्ट बी इक्वल टू m1r डिवाइडेड बाई r2। r से r कट गया, m2r2 मस्ट बी इक्वल टू m1r1। फिर अपन काम की बात करते हैं, अपन ऑप्शन बी पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ईच पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। मैंने कहा नहीं रे लाला, स्क्वायर पे नहीं डिपेंड कर रहा, गलत हो गया ये भी। द CM is on the line joining them at a point whose distance from the each particle is proportional to the mass of the particle. At a point whose distance from the each particle is proportional to mass of the particle. नहीं रे लाला, इसके प्रोपोर्शनल थोड़ी है, किसके प्रोपोर्शनल? R1 जो है वो M2 के सेंटर ऑफ मास लाइन joining them at a point whose distance from each particle is inversely proportional to mass of the particle है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो m1 है, जो r1 है, वो आ जाएगा m2 r2 डिवाइडेड बाई m1, है कि नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो r1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m1 आ जाएगा।
उसी तरह से R2 क्या होगा 1/m2, मतलब जितना मास ज्यादा होगा उतना ही उसकी दूरी कम हो जाएगी। हमको फोर्थ वाला सही लग रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों गलत हो गए हैं, तीनों वाला गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत ही ढूंढना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलो ठीक ठाक सवाल था। बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे। कौन सा होगा वाला सवाल? ये था 21। चलिए बढ़ते हैं 22 पे। 22 वाला भी इसी तरह का सवाल है, आओ देखते हैं। 22 वाले में जो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ भावनाएं व्यक्त की गई है और इस बार करेक्ट बताना है। चलिए नहीं, रॉन्ग बताना है, रॉन्ग ही बताना है इस बार भी। इट लाइक ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी। मैंने कहा पागल है क्या? ले भाई साहब, सॉलिड स्फीयर ले, सॉलिड स्फीयर कहाँ होगा भाई? यहाँ पे होगा ना, तो अंदर भी हो सकता है। ऑलवेज बोला गलत होगी, इट लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, कोई जरूरी नहीं। अरे ऐसी बॉडी ले ले भाई साहब तो भारी हो जाएगा ना यार। जैसे आप रिंग ले ले, सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, तो अंदर हो और बाहर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट लाइज ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अबे सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे होगा यार, तो हमको और गलत बोला। इट मे लाई विद इन, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। हाँ भाई, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सरफेस पे भी हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हमको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में हमें ढूंढना था कि गलत कौन कौन से हैं। तो ए भी मतलब पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। तो ऑप्शन ए जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक ठीक ठाक किस्म का सवाल था, मतलब बहुत ही बेसिक किस्म का सवाल था। चलिए बढ़ते हैं आगे 23 पे, देखते हैं ये क्या है पैराग्राफ। अच्छा, स्प्रिंग है, इससे कनेक्टेड है ए से। अच्छा है, स्प्रिंग कांस्टेंट की बहुत बढ़िया। ब्लॉक ए इज कंप्रेस, इसको इनिशियली कंप्रेस कर दिया, कितना किया है x0 और उसकी वैल्यू कितनी दी है 3mg/k। अब आवाज ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। इसको कंप्रेस कर दिया 3mg/k। अच्छा, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग देन रिलीज्ड, बाकी सब बातें बताइए। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ए एंड बी आफ्टर ए इज रिलीज। अच्छा, इसको इतना कंप्रेस किया और रिलीज कर दिया। दोनों का मास सेम mm दिया हुआ है। यहाँ पे एक दीवार है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा, स्प्रिंग इसके ऊपर ए वाले पे फोर्स लगा रही होगी इधर की तरफ, कितना लगा रही होगी kx0, और बी वाले पे स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी kx0 इधर, लेकिन इधर जो दीवार है वो इस पे नॉर्मल लगा रही होगी। तो ये दोनों तो बराबर होंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी तो जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए वो आएगी अपने पास बेसिकली kx0 डिवाइडेड बाई m। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x0 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 3mg/k डिवाइडेड बाई m कर दीजिए, k से k कट गया, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन आ गई है 3g इधर की तरफ, किसकी a की, और b वाले की जीरो है। हमें किसकी तलाश है? हमें सेंटर ऑफ मास की तलाश है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m ऑफ a एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस m ऑफ b एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई ma प्लस mb। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m इंटू 3g प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2m, तो आंसर क्या आ जाएगा 3g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये था 23। चलिए बढ़ते हैं 24 पे। 24 में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ए एंड बी व्हेन ब्लॉक बी जस्ट लूजेस कांटेक्ट। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, ये जस्ट जो है लूज करते क्या कांटेक्ट, यानी कि ये लूज के कब करेगा? पहले ये कंप्रेस होगा, वापस लौट के अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा, तब उसकी रफ्तार इधर की तरफ भी होगी मान लो। फिर क्या होगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अब ये स्प्रिंग में कंप्रेशन की बजाय इलोंगेशन आएगा और ये वाले ब्लॉक को इधर खींचेगा और ये टाटा बाय बाय बोल देगा इस वॉल को। तब आपको बोलना है कि भाई साहब जो है मतलब उस वाले केस में सेंटर ऑफ मास की क्या रफ्तार होगी। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी, तब मान लेते हैं कि ए वाले की रफ्तार v हो गई है और ये बी वाला जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, इसकी रफ्तार क्या होगी
0। तो हमें सेंटर ऑफ मास का पता करने के लिए वी पता करना पड़ेगा। वी कैसे पता कर सकते हैं? पहले इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया x0, लौट करके ये वापस आई अपनी नेचुरल लेंथ पे। तो पहले इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, अब वो पूरी की पूरी तब्दील हो गई है कि किसमें? काइनेटिक एनर्जी इस वाले ब्लॉक की। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हाफ के x0 मस्ट बी इक्वल टू हाफ mv²। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि हाफ के की वैल्यू मेरे लिए के ही है, x0 कितना है? x0 था 3mg/k, स्क्वायर कर देंगे तो 9m² डिवाइडेड बाई k² इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर आप ध्यान से देखें तो हाफ से हाफ हमारे लिए उड़ जाएगा और एक m से एक m उड़ जाएगा, एक k से एक k उड़ जाएगा। तो v की वैल्यू की कितनी हो जाएगी? जरा ध्यान से देखिए, v² की वैल्यू हो जाएगी 9mg²/k, यानी कि v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3g बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बन जाएगा? m/k। हमको ये नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है? इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी? ये वाला m इंटू इसकी रफ्तार v है, वो वाले की रफ्तार 0 होगी, डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा, m+m। तो v की वैल्यू मेरे पास की कितनी है? 3g डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ m/k प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2m। m ने m की बत्तियां गुल कर दी तो ये आ जाएगा 3g/2 अंडर रूट ऑफ m/k। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई साहब? 3g/2 अंडर रूट ऑफ m/k ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 पे, जो कि इसी से रिलेटेड है। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आफ्टर सिस्टम लूजेस द कॉन्टैक्ट विद द वॉल। अब क्या होगा कि ये इसको टाटा बाय बाय बोल गया है और आपसे ये पूछा है कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। अच्छा भाई साहब, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी रफ्तार इधर की तरफ क्या हो जाए? क्या है? 3g/2mk, यानी कि इसकी रफ्तार इधर की तरफ है 3g/2 अंडर रूट ऑफ m/k। और तुमसे पूछा है कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा। तो इस सवाल को ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व किया जा सकता है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले अपन ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं। ऐसे चलिए, ग्राउंड फ्रेम में मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए? 0, यानी कि इन दोनों की रफ्तार सेम हो जाए। माना कि इसकी रफ्तार जो है v' होगी और इसकी रफ्तार भी क्या होगी? v'। मास m, मास m, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या लगना चाहिए? Pi इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, पहले Pi कितना होगा? मैंने कहा m इंटू 3g/2 अंडर रूट ऑफ m/k मस्ट बी इक्वल टू 2mv'। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ m से m उड़ गया, v' की वैल्यू मेरे पास आ गई 3g/4 अंडर रूट ऑफ m/k। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि अब मैं एनर्जी की इक्वेशन लिख सकता हूँ। मुझे दोनों की रफ्तार पता लग गई, जो भी इलोंगेशन है, ये वाले इलोंगेशन को मैंने x' बोल दिया, मुझे इसी इलोंगेशन की तलाश है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? पहले इसके पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी, कितनी थी? हाफ mv², यानी कौन सा वाला? 3g/2 अंडर रूट ऑफ m/k, इतना ही था। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0। दैट मस्ट बी इक्वल टू बाद वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस बाद वाला पोटेंशियल एनर्जी। तो बाद वाला काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2, दोनों मान से मान लीजिए 2m है और उनकी रफ्तार क्या हो जाएगी? उनकी रफ्तार है v' और v' की वैल्यू क्या आ गई? 3g/4 अंडर रूट ऑफ m/k का स्क्वायर है, प्लस आपके पास क्या आना चाहिए? हाफ के, जो भी मैक्सिमम इलोंगेशन है उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? मैक्सिमम इलोंगेशन मिल जाना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 3mg/√2 के, जो कि ऑप्शन ए में आपको √2 के ऑप्शन ए में दिखाई देगा। तो ये अपन ग्राउंड फ्रेम में किए। ग्राउंड फ्रेम में हम जानते हैं कि भाई साहब जब मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो मैंने दोनों की रफ्तार को v' मान लिया। पहला इक्वेशन लिखा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और सेकंड वाला एनर्जी कंजर्वेशन। क्या इस खेला को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी खेला जा सकता है? मैंने कहा हाँ, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में कैसे किया जा सकता है इसको? सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में हमें पहले क्या करना पड़ेगा? जब आप चीटा बन के इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो आपके रेस्पेक्ट में अब क्या हो रहा है कि ये जो आइटम है इसकी रफ्तार को मैं मान लो कि भाई v0 बोल रहा हूँ, वो क्या रहा है? ये m है, नेचुरल लेंथ पे इसकी रफ्तार v0 इधर दी हुई है। तो अपने को पहले सेंटर ऑफ मास की रफ्तार पता करनी पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या होगी हमारे लिए?
एम वी नॉट डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी रफ्तार है इधर की तरफ वी नॉट बाई 2। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों की रफ्तार निकाल रहा हूँ। तो इसको वी नॉट बाई 2 उल्टा करके दोगे तो बचेगा क्या, वी नॉट बाई 2, और इसको मिल जाएगा वी नॉट बाई 2 इधर की तरफ। तो अब अगर आप थीटा 1 के सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो ना, तो आपको लग रहा है कि ये आइटम अपनी नेचुरल लेंथ पे, ये आइटम भी अपनी नेचुरल लेंथ पे, और दोनों को रफ्तार वी नॉट बाई 2 दिया गया है। तो वो एचएसएम कर रहे हैं, आप खुद भी ऐसे चल रहे हैं और वो आपके रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो वो देखेगा कि भाई साहब ये आप ऐसे चल रहे हैं और आपके रेस्पेक्ट में दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो अगर ये दोनों ही अपनी नेचुरल लेंथ पे और धीरे धीरे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, तब क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वो रुक जाएंगे? तब क्या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी? तो क्या उनके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी वो पूरी की पूरी सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में किस में तब्दील हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो पता किया जा सकता है 1/2 वी नॉट बाई 2 का स्क्वायर, एक का आ रहा है इंटू 2 कर दीजिए। तो ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, ये पूरी की पूरी किस में तब्दील हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तब आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम इलोंगेशन। तो अगर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 हो गया, ये 20, 23, 24 हो गया, 25 भी हो गया। चलते हैं 26 पे। The center of mass of system of n particle is weighted average of position vector of the particle making up the system। हाँ जी, यही m1 x1 plus m2 x2 m1 plus m2 बोल रहा है कि the position of center of mass of system is independent of the coordinate system। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहीं भी चेंज कर लेंगे, उससे उसकी फिजिकल जो मीनिंग है, जो पॉइंट है, उससे उसका कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो ए जाना चाहिए कि बी जाना चाहिए? इसमें बी जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 में क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन रिमेन एट रेस्ट। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लीजिए और एक प्रोटॉन इधर ले लीजिए, दोनों को रिलीज करेंगे, दोनों के बीच में प्रेम लगेगा, मतलब अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, दोनों दौड़ के आएंगे और कहाँ मिल जाएंगे? सेंटर ऑफ मास पे आके मिल जाएंगे। सेंटर ऑफ मास जैसे ही उनको रिलीज किया, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या थी? जीरो थी। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार फिर हमेशा जीरो रहेगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो देखिए जरा ऑप्शन, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव रिमेन एट रेस्ट। बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एबल। हाँ भाई, इसीलिए तो रह रहा है, तो सही से एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो ऑप्शन ए जाना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 28 देखिए। 28 इजी है, मतलब आप उसको पढ़िएगा तो हो जाएगा। 28 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज। देखते ही अलग अलग सेंटर ऑफ मास सब बॉडी पे सेम आएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार। सेंटर ऑफ हर एक बॉडी पे अलग अलग जगह पे होगा। जैसे मान लीजिए कि भाई स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, तो इसके सेंटर पे होगा। हॉलो हेमी स्फीयर ऊपर की तरफ मान लीजिए कि हेमी है, हॉलो स्फीयर तो r/2 पे होगा। सेम जगह थोड़ी है, हर एक का अलग अलग जगह होगा ना। तो ये तो गलत हो गया है सेकंड वाला। तो जहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो, तो ऑप्शन डी जाना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे 29 पे। 29 देखिए। A hollow sphere is held suspended. Sand is now poured into it stage. The center of mass of the sphere with the sand is। चलिए भाई, इस तरह का एक हॉलो स्फीयर है और ऊपर से क्या कर रहे हैं, इधर से अपन सैंड डाल रहे हैं इसके अंदर। मान लीजिए कि पहले कोई सैंड वेंड नहीं था, तो इस पूरे आइटम का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? यहाँ था, एकदम सेंटर पे। यहाँ पे COM रहा होगा। अब धीरे धीरे इसमें जब आप रेत भरेंगे तो रेत आते हुए यहाँ एकटा होने लगेगी। तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कि नीचे शिफ्ट हो जाएगा? इस पूरे बाहर वाले आइटम का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, रेत का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ रहेगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा। जैसे जैसे रेत ऊपर की तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये पूरा भर जाएगा तब फिर से क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर वाले पॉइंट पे ही आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही मतलब आसान सा सवाल है। तो पहले सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे की तरफ फॉल करेगा, फिर राइज करके ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह के कौन सवाल में, इस तरह के सवाल जो है आपको यहाँ भी पूछते हैं कि भाई मान लो कि पेंडुलम है,
ठीक है, पेंडुलम का ये बॉब होता है ना, तुमको बोल देगा कि मरकरी वर्करी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी वर्करी, और यहाँ पे होल वॉल कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है एल, टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। पहले क्या करें, पहले सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहेगा ना, अब धीरे 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 मरकरी बाहर की तरफ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास मतलब जो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जब पूरा खाली हो जाएगा, जब ये पूरा खाली हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास फिर से लौट के कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, फिर से टाइम पीरियड इसके बराबर आ जाएगा। तो रोटेशन में इस तरह का टाइम पास किया जाता है टाइम मतलब पेंडुलम के टाइम पीरियड में। खैर हमारा ये जो सवाल था इसका आंसर तो क्या होना चाहिए, पहले सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, फिर जब पूरा भर जाएगा फिर से लौट के कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे ही आ जाएगा। तो ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। 30 A body A of mass m while falling vertically downward under gravity break into two parts। एक बॉडी थी जिसका मास m हुआ करता था और वो नीचे गिर रही है, बहुत बड़ी, अंडर द ग्रेविटी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। ए बॉडी B ऑफ मास 1/3 एंड बॉडी C ऑफ, अच्छा दो भागों में तब्दील हो गई, एक का मास m/3 है और दूसरे का मास जो है वो 2m/3 है। बहुत बढ़िया भाई साहब। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी B एंड C टेकन टुगेदर शिफ्ट टुवर्ड टू दैट ऑफ ए बॉडी ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो धमाका हुआ है वो इंटरनल फोर्स के कारण हुआ है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था क्योंकि उस पे mg लग रहा था। तो क्या इस इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे भी तो नीचे की तरफ mg लगेगा, और हॉरिजॉन्टल या कोई और डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास उधर मूव नहीं करेगा। तो हमको तो लगता है कि सेंटर ऑफ मास आज भी नीचे ही मूव करता रहेगा। तो अब पढ़ते हैं, देखो जरा, बोल रहा है डज नॉट से डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ ब्रेकिंग, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई साहब, कहाँ पड़ जाएगा उससे थोड़ी होगा, वो नीचे की तरफ प्रस्थान करता रहेगा हमेशा। बॉडी बी बॉडी सी कुछ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए आएगा, इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, पहले भी नीचे ही आ रहा था और अब भी नीचे ही आ रहा होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब अगर अपन ध्यान दें कि इस तरह के अपने को सवाल पूछे जाते हैं नीट वीट में, कि अपने पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉम्ब है, इसको अपन ने यू रफ्तार से एंगल थीटा पे ले जाके मतलब जो फेंक दिया है, बीच रास्ते में कहीं धमाका होता है और ये बॉम्ब फूट जाता है दो तीन पार्टिकल में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं आके गिरेगा, कहाँ पे, x = r, 0 पे, मतलब यहाँ आके जो है सेंटर ऑफ मास गिर जाएगा। बाकी पार्टिकल इधर उधर कहीं भी गिर जाएंगे जाके सरफेस पे, लेकिन उन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं होगा। यानी जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल होगा वो अपना ओरिजिनल जो पूरा बॉम्ब होता उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती पैराबोलिक पाथ उसी को फॉलो कर रहा होता है। इस तरह के सवाल अपन खूब करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि भाई दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट लौट के यहाँ पे वापस आ गया, दूसरे वाले पार्ट की पोजीशन बताएं, ये बताएं वो बताएं, तो ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो बहुत ही, चलिए बढ़ते हैं आगे 31 पे। 31 ब्रिक्स मिक्स लगा रखी है, सेंटर ऑफ मास पूछा है वॉल से कितनी दूरी पे है, बहुत बढ़िया। एक ऐसे ऊपर वाला जो है वो ऐसे, उससे ऊपर वाला थोड़ा सा ही इधर है, ऐसा कुछ। और आपसे पूछा है ठीक है, यहाँ पे बोल रहे, तो ये जो लंबाई है वो आपके लिए कितनी हो जाएगी, l। ये लंबाई आपको l/2 दी है और ये लंबाई आपको l/4 दी है। और आपसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम द वॉल। तो ये कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो तीनों सेम टाइप की, तीनों का मास क्या, मैं mm मान लो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा इसके सेंटर पे, यानी l/2, 0 पे, इसमें कोई गलत बात नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा इसके सेंटर पे, और इसका सेंटर कहाँ रहेगा, जरा ध्यान से देखो, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, तो ये आइटम क्या हो जाएगा, l, 0, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें तीसरे वाले के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, देखो इसके मिड पॉइंट पे रहेगा। इसका मिड पॉइंट मतलब जो है ये अपने पास दूरी हो गई है टोटल, यहां से लेके यहां तक की दूरी l हो गई है ना, ठीक है। और ये वाली दूरी क्या है, यहां से लेके l/2 है, और ये वाली दूरी क्या है, l/4 है। इसका मतलब ये वाली दूरी क्या है, l/4 है।
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहना चाहिए, L/4, L/4 की कितना हो गया है, तो इसके मिड पॉइंट पे यहाँ रहेगा। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी L/4 और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी L/4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L/4 ये हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा L प्लस L/4 यानी 5L/4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इसके कोऑर्डिनेट हैं L/2, 0, इसके कोऑर्डिनेट हैं L, 0 और इसके कोऑर्डिनेट है 5L/4, 0। हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की तलाश है एक्स कोऑर्डिनेट की, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो ये वाली वॉल से कितनी दूरी है ये बताना मेरे लिए कोई टफ चीज नहीं रहेगी। अब आप ध्यान से देखो तो m इंटू इसका कोऑर्डिनेट आ गया है L/2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है L है एक्स कोऑर्डिनेट, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है 5L/4 है। चलिए और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है आपको m प्लस m कितना हो जाएगा 3m। m सारे उड़ा दीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया है अपने पास L/2 प्लस L प्लस 5L/4 डिवाइडेड बाई 3 है ना। एलसीएम ले लीजिए आप, मान लो कि 4 एलसीएम आपने ले लिया है तो ऊपर आ जाएगा 2L प्लस 4L प्लस 5L डिवाइडेड बाई 3। तो 4 और 2 6 और 5 11 L डिवाइडेड बाई 12। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, जरा ध्यान से देखो 11/12L ऐसा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। टेक कीजिए और आगे बढ़िए भाई। इतना दूरी होगा मतलब सेंटर ऑफ मास का कहाँ से वॉल से इतना दूरी पे रहेगा। ये था सवाल नंबर 31। चलिए बढ़ते हैं 32 पे। Two masses M1 and M2 connected by a massless spring। अच्छा, ये आइटम का मास M1 है, इससे कनेक्टेड है, इसका मास M2 है। ये x इक्वल टू 0 पे, ये x इक्वल टू L पे। They are initially at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. At t is equal to 0, the velocity is suddenly imparted to the first particle. अच्छा, two masses M1 and M2 connected massless spring constant K, unstressed length इसकी L दी हुई है, बढ़िया। तो हो गया है। The masses are placed in frictionless string with the which are x is equal to initially x is equal to 0, t is velocity suddenly imparted to the first particle. At the later time the center of mass of the particle will be, center of mass वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होगा। तो ये वाले पार्टिकल को क्या कर दिया है, रफ्तार दे दी है। सवाल में कितनी दी है भाई साहब, ये वाले पार्टिकल को रफ्तार अपने को दे दी है, नहीं फर्स्ट पार्टिकल को बोले तो ये वाले पार्टिकल को रफ्तार दी कितनी, रफ्तार दे दी है v0। बहुत बढ़िया। अगर इसको रफ्तार दे दी तो हमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो टी टाइम बाद में कहाँ होगा। अरे पहले कहाँ था सेंटर ऑफ मास, पहले मान लो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 बोल दूं तो ये वाली दूरी मेरे लिए जो सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट रहा होगा पहले, वो वैल्यू हो जाएगी m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो x इज इक्वल टू x0 है सेंटर ऑफ मास का, वो होगा m2L बाई m1 प्लस m2। इसमें कोई दोहरा है नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होगा। तो पहले पता कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। वो हो जाएगी m1 v0 प्लस m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो t टाइम बाद में सेंटर ऑफ मास चलेगा कितना, vcom इंटू t चलेगा। पहले ऑलरेडी यहाँ पे था और t टाइम बाद में ये कहाँ पहुंच जाएगा, x डैश पे पहुंच जाएगा। पहले कहाँ था m2L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 पे, और t टाइम में चल जाएगा vcom इंटू t, और vcom आ रहा है m1 v0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू t आ रहा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई देगा ऑप्शन डी में। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए ठीक सवाल बोल सकते हैं मेडिकल के हिसाब से। 33 क्या है, a thin uniform rod of length L, mass m, swinging freely about a horizontal axis। एक रॉड है इसका मास m, लेंथ l,
इसको रफ्तार ओमेगा दे दी है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा दे दी है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास विल राइज टू द मैक्सिमम हाइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये घूम फिर के जो है ऐसे आ जाएगी। तो माना कि सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, वो हाइट एच तक चला गया ऊपर, यहाँ से कितना ऊपर चला गया एच, और वहाँ जाके ये रुक जाएगी। तो सारी की सारी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में तब्दील हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी तो हमारे पास अभी काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल, जो कि होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बाद में कितनी हो जाएगी एम जी एच। हाफ आई की वैल्यू ये वाले एक्सिस के अबाउट कितनी हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम से एम उड़ा दीजिए और जी को इधर ले आइए, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 6 जी। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल था। एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 6 जी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 पे। 34, a solid sphere of mass 2 kg rolls on a smooth horizontal surface at 10 मीटर पर सेकेंड। जरा ध्यान से देखिए क्या है भाई साहब, सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है 2 kg, बहुत बढ़िया, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत शानदार। इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया है, अच्छा, इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हाइट अटेन्ड बाय द स्फीयर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी ये चल भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा, क्योंकि ये रोलिंग करते हुए जा रहा है। तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे कि ये प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब इसकी रफ्तार 0 हो जाएगी और ओमेगा भी क्या हो जाएगा 0। तो हमसे ये पूछा है कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगा, तो हमें यही तो पता करना है। और हमारी जो यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी किसमें तब्दील हो जाएगी ऊपर जाने में, पोटेंशियल एनर्जी में। हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, कौन कौन सी, चलने वाली यानी हाफ एम वी स्क्वायर और घूमने वाली यानी रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या होना चाहिए हमारे पास एम जी एच 1/2 एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ 2 kg और v की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ आई, आई की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखें तो 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको लिखो 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी कि 2/5 एम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर स्क्वायर, तो ये 4/5 आर स्क्वायर। और अपन जानते हैं कि भाई साहब प्योर रोलिंग कर रही है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी v बाई आर, v की वैल्यू 10 दी है 10/, तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एम जी एच, एम की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, जी की वैल्यू 10 है, आई डैच है, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये जो वैल्यू आ रही है वो 7.1 मीटर आती हुई दिखाई दे रही। तो एक आसान सा सवाल है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो पूरी की पूरी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तब्दील हो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्या फ्रिक्शन लग रहा है? कहाँ फ्रिक्शन तो लग रहा होगा तभी तो प्योर रोलिंग कर रहा है। फ्रिक्शन का नेटवर्क डन क्या आएगा 0, फ्रिक्शन का ट्रांसलेशनल वर्क भी आ रहा है, फ्रिक्शन का रोटेशनल वर्क भी आ रहा है, लेकिन ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसमें दोनों का सम जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे। जब प्योर रोलिंग कर रही हो और नीचे की सरफेस रुकी हुई हो तो फ्रिक्शन के वर्क डन दोनों मतलब आते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, लेकिन दोनों का सम क्या आता है 0। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे। ये था 34, 35। Two discs of same thickness but of different radii are made of two different materials such that their masses are same। अच्छा, तो डिस्क के भाई साहब टू डिस्क बट ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो मान लेते हैं एक का R1 है और एक का क्या है R2 है, such that their masses are same।
मतलब मास इसका m है तो इसका मास भी कितना है, m है। बहुत बढ़िया। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स आर इन रेशियो 1:3। तो इसका डेंसिटी रो है तो इसका डेंसिटी क्या मान लें, 3 रो है, इसमें कोई गलत बात नहीं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द रिस्पेक्टिव एक्सेस पासिंग थ्रू देयर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन विल बी। थिकनेस सेम दी हुई है पहले सवाल में, और आपसे पूछा गया है कि ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यानी I1 और I2 है ना, तो उसका रेशियो पूछा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो I अपने को पता है, ये वाली एक्सिस के अबाउट I होगा mr²/2। m तो सेम ही है, यहाँ पे ये r1 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा I2 जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा mr2 का स्क्वायर/2, है कि नहीं यार, इसमें कोई गलत बात। अब अगर अपन ध्यान से देखें दोनों का मास सेम दिया गया, इस बात का इसका फायदा उठाते हैं, और अपने को दोनों का रेशियो पूछा है, तो I1 डिवाइडेड बाई I2 मेरे लिए क्या हो जाएगा m/2, इधर भी है m/2 भी इधर ही है, कुल मिला के मुझे r1/r2 का स्क्वायर ही तो पता करना है। खास बात ये है कि मुझे क्या दिया हुआ है, दोनों का मास सेम दिया गया, यानी m=m। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो यहाँ की डेंसिटी, मतलब ऐसा तो मैं मास को लिख ही सकता हूँ, तो ये वाले के मास को मैं क्या लिख दूंगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम हो जाएगी पाई r1 का स्क्वायर, एरिया इंटू टी कर दिए, इतना वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी कर दिए तो रो आ गया है। सिमिलरली अगर इसका मास लिखेंगे तो इसका एरिया हो गया है पाई r2 का स्क्वायर, थिकनेस टी हो गई, वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी कितनी है 3 रो है, तो पाई टी रो, पाई टी रो क्या आ गया यहाँ से, r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 r2 का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से r1/r2 कितना हो जाएगा का स्क्वायर 3/1, तो ये क्या √3/1 आ जाएगा। तो हमें किसकी तलाश थी, हमें r1/r2 के स्क्वायर की तलाश थी, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा 3/1। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, 3:1 आपको दिखाई देगा, ऑप्शन बी में टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलते हैं 36 पे। 36 pulley fixed to the ceiling carries a string with block of mass m and 3m। अच्छा भाई साहब यहाँ पे एक पुली, एक का मास कितना है m, दूसरे का मास क्या है 3m। बहुत बढ़िया। Attached to it, the masses of string and pulley are negligible when the system is released if the acceleration the center of mass बहुत ही होगा। इसको रिलीज कर दिया तो ये इधर भागेगा भाई, ये इधर भागेगा, दोनों की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी क्योंकि ये नीचे की तरफ होगा, ये अलोंग धागा जो रफ्तार सेम होना चाहिए। तो मेरे लिए ये लिखना तो कोई टफ बात नहीं है। खींचने वाला फोर्स हो जाएगा 3mg माइनस mg, यानी बचा कितना 2mg डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 4m है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो g/2 आ गया a की वैल्यू। मुझे किसकी तलाश है, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की तलाश है। मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो मेरे लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 3m इंटू ए की वैल्यू है g/2 पॉजिटिव का, काइको की मैंने नीचे को पॉजिटिव लिया, ऊपर आइटम जा रहा है m वाला, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितनी -g/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास की कितना होना चाहिए 4 है। चलिए भाई साहब ऊपर आ गया है अपने पास 3mg/2 माइनस mg/2 डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ऊपर वाला आइटम हो जाएगा 2mg/2 और वो आइटम mg ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4m, m से m कट गया, हमारा आंसर आ रहा है g/4। दिखाई दे रहा है ऐसा। 37 A ring of mass m and radius r इस पे 4 आइटम लगा रखे हैं ऐसे। अच्छा, और रिंग का खुद का मास m है, रेडियस r है, और इसके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार है v0। बहुत बढ़िया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिंग मूव कर रही है ऐसे और घूम कैसे रही होगी ऐसे, और खास बात ये होगी कि v इज इक्वल टू ओमेगा r होना चाहिए, प्योर रोलिंग कर रही है। v0 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी v0 डिवाइडेड बाई r।
अब अगर अपन ध्यान से देखें तो इस टोटल इसके पास जो मास है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें दो पार्ट रहेंगे, एक ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, है कि नहीं है। तो ट्रांसलेशनल हमारे पास क्या होगी, हाफ मास टोटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जो है ICUM ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 टोटल मास हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 प्लस और 1 5m और VCM कितना दिया हुआ, V0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हाफ आई। अब अगर आप आई की बात करें तो रिंग का खुद का कितना हो जाएगा MR स्क्वायर प्लस ये आइटम लोग है हर एक का होगा MR स्क्वायर इंटू 4 कर दीजिए, टोटल जो आएगा वो 5MR स्क्वायर आ जाएगा। तो 5MR स्क्वायर है कि नहीं, और ओमेगा की वैल्यू होगी V0/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर की बत्तियां गुल कर दी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5m V0 का स्क्वायर बाई 2 और 5m V0 का स्क्वायर बाई 2, तो आंसर की कितना हो जाएगा 5m V0 का स्क्वायर। ऐसा कौन से ऑप्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, टिक कर और आगे बढ़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे 38। In a two particle system with particle of mass m1 m2, first particle is pushed toward the center of mass through a distance d, keeping which the second particle must be moved to keep the center of mass at rest। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपने पा रहे हैं कि यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और यहाँ पे एक है जिसका मास m2 है। पहले वाले को इसकी तरफ d चला दिया गया है, अच्छा दूसरे वाले को कितना चलाया जाए कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पोजीशन पे ही रहे। तो मान लीजिए कि इसको इधर की तरफ हमने x चला दिया है, यहाँ सेंटर ऑफ मास था, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। हम ये जानते हैं कि भाई साहब XUM कितना होता है m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा XUM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम क्या चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करे तो ये आइटम जीरो हो जाए। अगर आप इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, चलिए तो ये आ जाएगा डेल्टा x1 कितना हुआ, मूव करवा दिया d से, तो d आ गया है, m2 है और इसको इधर मूव किया है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो m1d मस्ट बी इक्वल टू m2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी m1d डिवाइडेड बाई m2 ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा। 38 के टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे 39 पे चलते हैं। 39 में अगर आप देखेंगे एक कपल फोर्स की बातें हो रही है यहाँ पे, माना कि इधर से F लग रहा है, इधर से F लग रहा है, यानी कि ऐसा केस जिसमें नेट फोर्स क्या हो जाए 0, है कि नहीं, नेट फोर्स 0। तो इस नेट फोर्स 0 तो अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो आपको कुछ टॉर्क आता हुआ दिखाई देगा। खास बात ये होती है कि जब कपल फोर्स जब नेट फोर्स 0 होता है, दुनिया के किसी भी पॉइंट से आप निकाल लो, टॉर्क हमेशा सेम आता है। 0 आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 0 तब आएगा जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है। तो अगर ये पहले से रुका हुआ होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ आने वाली नहीं है। अगर रुका हुआ होगा तो वो जिंदगी पर रुका ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बट हाँ टॉर्क आएगा और टॉर्क आएगा तो मतलब जो है मतलब प्योरली लीनियर मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन ऐसा कर। अगर वो पहले से ही रुका हुआ तो कपल के कारण मतलब स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो सिर्फ घूमेगा। तो आपको ऑप्शन बी टिक करके आगे बढ़ जाना था। एक बहुत ही ज़्यादा हल्का सवाल। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 पे 40 point masses 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg are this respect moment of inertia of this system about x axis। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले को मैंने x मान लिया है, ये वाले को मैंने y मान लिया और इधर वाली एक्सिस को मैंने z मान लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि जो 1 kg 2 kg 1 kg कहाँ रखा हुआ भाई साहब, यहीं पे रखा हुआ 1 kg, कोऑर्डिनेट है 0,0,0, बहुत बढ़िया। 2 kg इज एट
2,0, मतलब एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है यहाँ पे 2 kg, 2,0,0, बहुत बढ़िया। एंड 3 kg एट 0,3,0, मतलब वाई एक्सिस पे रखा हुआ है यहाँ पे 3 kg, कोऑर्डिनेट है 0,3,0। फोर्थ वाला आइटम को कहाँ रखा हुआ है, जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, और एक्स भी नेगेटिव है उधर और वाई पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं रखा हुआ है मान लीजिए। तो मास इसका है 4 kg, और इधर वाली जेड को पॉजिटिव मान लीजिए। तो ये वाला जो आइटम है अपने पास ये हो जाएगा -2, -2, जी। आपसे क्या पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट और ये पॉइंट का कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास आई होता है mr² और r जो है वो परपेंडिकुलर दूरी होती है पॉइंट मास के केस में। r इज द परपेंडिकुलर दूरी ऑफ दैट पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस। तो अगर ये एक्सिस पे ही रखा है तो भाई 2 kg और 1 kg का तो कुछ नहीं आने वाला है। आएगा किसके कारण? ये 4 kg वाले के कारण आएगा और 3 kg वाले के कारण आएगा। 3 kg वाले की दूरी की कितनी है? 3 है, और 4 kg वाले की कितनी है? 2 है। तो दोनों का निकाल दीजिए आप। जब आई निकालने जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू, इसके कारण 0 आ गया, इसके कारण क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके कारण कितना आएगा? mr² आएगा। 3 है और r की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले केस में कितना है? x से दूरी कितनी है? 2 है, मतलब -2 है, तो मतलब लेंथ 2 हो जाएगी। तो 4 × -2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया है 9 × 27 प्लस ये कितना हो गया है जी? 4, 16, तो 13, 43। कहीं दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई देगा ऑप्शन ए में। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं 41 पे। 41, a gymnast takes turn with her arms and legs stretched when she pulls her arms and legs। अब अगर देखो जरा, पहले ऐसे थे, अब उसको पास में ले आए बॉडी के, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा क्या? नहीं डाल। ऐसे खूब सारे सवाल आते हैं, ये डांसर, वो डांसर ऐसे घूम रही थी, फिर वो ऐसे अंदर हो जाते, ओमेगा बढ़ जाएगा, ये कर जाएगा। तो बोल रहा है कि सी पुल्स हर आर्म्स एंड लेग्स, मतलब पास में ले आए इसको, तो क्या होगा उससे? कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो क्या कंजर्व होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम, मतलब I1 ω1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ω2। अब अगर आप बॉडी के पार्ट्स को नज़दीक लाएंगे तो क्या कम हो जाएगा? I कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है। चलिए देखिए, हर एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो पागल है, इंक्रीज होनी चाहिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, मैंने कहा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, सही बात है, बी होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी स्टेज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम मतलब कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी टिक करें और आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 पे। 42, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, इज ω1। अच्छा भाई, ω1 से घूम रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द टू स्मॉल स्फीयर, रेडियस मान लें r है, टू स्मॉल स्फीयर of mass m are attached gently to the diametrically opposite points on the edge of the disk, what is the final है, तो एकदम ऐसे रख दिया है, मतलब ये आइटम पहले इसका मास m था और बाद में जो है छोटे कुछ नहीं बोला गया तो उसको पॉइंट ही मान लेंगे। तो अब बोला है कि इसका ओमेगा जो डैश हो जाएगा वो कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इन दोनों ही घटनाओं में। Li इज इक्वल टू L फाइनल होना चाहिए, मतलब I1 ω1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ω2। अब अगर अपन ध्यान से देखो तो ये वाले डिस्क का I हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 2, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ओमेगा जो था वो ω1 ही है हाँ, उसको ω1 दिया होगा। चलिए भाई साहब, इस वाले केस में I क्या हो जाएगा? कैपिटल R²/2 mr²/2, तो इसका डिस्क का हो गया। ये भाई लोग कितने बिठाए गए? 2 बिठाए गए हैं, दोनों का एक का हो जाएगा mr², दूसरे वाले का भी mr², तो कितना हो जाएगा? 2mr² इंटू ω2 है, तो हमें ये ω2 की तलाश है, निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं भाई साहब। R² कट जाएगा,
एम ओमेगा 1/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, m प्लस 4m डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा 2, 2 से 2 कट गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा 2 की वैल्यू आपको यहाँ से कितना आता हुआ दिखाई देगा, बेसिकली m ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 4m, ऐसा आपको कहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है, m ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 4m, ऐसा आपको ऑप्शन सी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए 42 में। चलिए बढ़ते हैं 43 पे। धीरे धीरे समापन समारोह काफी कई। 43 देखिए भाई, टू आइडेंटिकल डिस्क का मास एम रेडियस आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अरेंजमेंट इस तरह का दिखाया गया है, फोटो देख लीजिए भाई साहब। एक डिस्क है यहाँ पे एक और डिस्क से बंधा हुआ है, ठीक है। If alpha is the angular acceleration of lower disk and ACM is the acceleration of center of mass of the lower disk, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ACM दिया हुआ है और अल्फा इसकी ऐसे घूम रही होगी, जो अल्फा ऐसा कुछ अल्फा दिया हुआ है। ये वाली डिस्क कैसे घूम रही होगी, ऐसे मान लीजिए कि इसका अल्फा 1 है और इसका सेंटर ऑफ मास को फिक्स कहीं मूव करने वाला नहीं। आपसे पूछा है कि ACM और अल्फा आर में एक रिश्ता बता दीजिए, मतलब रिश्ता बताना है कुल मिला के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेंशन लग रही होगी टी, इस पे टी ऐसे और इस पे टी ऐसे। मैं जानता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। दोनों का मास सेम है ना, मास सेम है, रेडियस आर है, एम आर। अगर मैं ऊपर वाले के लिए लिखूं तो टी का टॉर्क आ जाएगा टी इंटू आर इज इक्वल टू डिस्क है ना, हाँ डिस्क है तो आई की हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा अल्फा 1। और इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो कितना टॉर्क आएगा भाई साहब, टी इंटू आर और आई की वैल्यू वही होगी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको और इसको देख के एक बात समझ में आ गई कि सब कुछ सेम है, इसका मतलब अल्फा 1 और अल्फा दोनों क्या है, सेम है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो एक कंस्टेंट यूज कर सकते हैं कि ये पॉइंट का एक्सेलरेशन और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही धागा पे है। तो ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा 1 इंटू आर लिख सकता हूँ। उसी तरह से ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, ये बेसिकली सीटीआर कर रहा है, मतलब चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी ACOM और ऊपर की तरफ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अल्फा आर है, तो नेट एक्सेलरेशन इसकी नीचे की तरफ हो गई है ACOM माइनस अल्फा। अब ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि अलोंग द धागा जो है एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ACOM माइनस अल्फा आर मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 1 इंटू आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा 1 और अल्फा आर तो सेम है, तो यही आइटम अल्फा आर हो गया। ACOM इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आर को उधर ले जाइए 2 अल्फा आर। कहीं ऐसा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, ACOM इज इक्वल टू अल्फा आर आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये था 43। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट 44 पे। 44 देखिए, 5 masses are placed in the plane as shown in the figure. The coordinate of center of mass is nearest to। तो ये आसान सा सवाल है, मतलब देख लीजिए आप, ये y ये x 1 kg यहाँ पे रखा हुआ है 0,0 पे, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ पे रखा हुआ 2 kg, तो इस तरह का आइटम है। यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे 2 kg, इसका 4 kg, इसका 3 kg, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,0। फोटो देख लीजिए आप, ये लंबाई मतलब यहाँ तक की 1 दी हुई है, ये 1, ये 1, ये 2, ये भी 2,0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1,1। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2, तो 2,2। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,2। अब मेरे लिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना कोई टफ चीज़ नहीं है, क्योंकि सारे पार्टिकल के x1 x, y मिल गया है। मेरे लिए XCOM क्या हो जाएगा
मान लीजिए यहाँ से शुरू करता हूँ 1 kg इंटू 0 प्लस 3 kg इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू कितना होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 1 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg प्लस 2 kg प्लस 5 kg। और उसी तरह से YCUM की वैल्यू क्या हो जाएगी, YCUM की वैल्यू मेरे लिए हो जाएगी 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, 3 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस 5 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 डिवाइडेड बाई टोटल मास है, तो 1 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg प्लस 2 kg प्लस 5 kg। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो XCUM मिल जाएगा, YCUM इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1.1 आ रही है और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू 1.3 आ रही है। ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिखाई देगा। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाए। तो बहुत ही आसान किस्म का सवाल है। 45 पे चलते हैं। 45 लास्ट एंड फाइनल। 45 इसमें क्या है, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m। अच्छा, सिचुएशन एंड द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये y, ये x, एक पार्टिकल यहाँ पे a, बहुत बढ़िया। b वाले भाई साहब यहाँ पे मास m, लंबाई l, c यहाँ पे है कहीं, तो ये इनको जोड़ देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा l l l। यहाँ पे रखे पार्टिकल का भी मास m है। आपसे पूछा है ये एक लाइन है AX जो कि AB के परपेंडिकुलर है। AB ये रहा, इसके परपेंडिकुलर लाइन है AX। अच्छा, ये y नहीं है, ये x, AX लाइन दिया हुआ। ये लाइन के अलोंग आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना। हमको एक बात समझ में आ गई कि ये भाई साहब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रेखा जो है ये AX जो लाइन है वो M से पास हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन किनका होगा, इनका होगा और इनका होगा। इनका पता करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं mr², हम जानते हैं कि आई को लिखते हैं हम mr² पॉइंट मास के लिए, m पॉइंट मास है और r जो है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है, तो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी l है। और ये वाले की परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला दूरी हमारे लिए पता करना कोई टफ चीज़ नहीं होगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी होगी l cos 60 डिग्री, जो कि l/2 आ जाएगा। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सिस के अबाउट मुझे अगर आई बताना होगा तो A वाले का कंट्रीब्यूशन होगा 0 और B वाले का कंट्रीब्यूशन होगा m इंटू परपेंडिकुलर दूरी l/2 का स्क्वायर प्लस C वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब ये AB है तो ये C वाले का हो गया, प्लस B वाले का हो जाएगा m इंटू l का स्क्वायर, ml² / 4 प्लस ml²। सॉल्व करेंगे तो ये 5ml²/4 आता हुआ दिखाई देगा। ये कौन से ऑप्शन में है जी, ये ऑप्शन डी में है। तो एक बहुत ही आसान किस्म का सवाल था। इसके साथ ही ये खेला यहाँ पे खत्म होता है। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।